हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को उपभोक्ता फोरम के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसी वस्तु या सेवा के उपभोक्ता को इनसे होने वाली हानि या सेवा में कमी के मामलों की सुनवाई करता है। किसी कंपनी या संस्थान द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियाँ इस अधिनियम के अंतर्गत माल मानी जाती हैं। रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफ़र एजेंट, स्टॉक ब्रोकर्स, डीपीज तथा कंपनियां इस कंपनी अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अतः निवेशक कंपनी द्वारा जारी अंशों में त्रुटि तथा मध्यस्थों की सेवाओं में कोताही के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत उपचार पाने का अधिकारी है। उनको इस अधिनियम के अंतर्गत यानी निवेशकों को कुछ क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। अब इसमें है हस्तांतरण के बाद अंश प्रमाण पत्र वापस भेजने में अगर देरी हो जाए तो उस स्थिति में, अंशों के न आवंटन के मामले में रिफंड भेजने में देरी, कभी कभी अंश आवंटित नहीं किए जाते हैं तो उस स्थिति में उनके जो सब्सक्रिप्शन है उनको वापस भेजना चाहिए और कंपनी इसमें देरी कर देती है। फिर अगली शिष्ट है हस्ताक्षर मिलने पर भी हस्तांतरण न करना, हस्तांतरण में लगने वाली अनावश्यक देरी, बैंक के द्वारा भी कभी कभी अंश प्रार्थना पत्र फॉरवर्ड नहीं किया जाता, ऐसी दशाओं में भी इनको क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। ब्रोकर के द्वारा खाते का निपटारा नहीं करना, ब्रोकर जो होते हैं इसमें महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, तो ब्रोकर भी कभी कभी इनके खातों का निपटारा नहीं करते अंशधारियों के या निवेशकों के, तो उन परिस्थिति में भी इनको क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। ब्रोकर द्वारा कभी कभी विक्रय की राशि का भुगतान नहीं किया जाता और अपने पास ही रख लिया जाता है। गलती से अंशों का किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरण कर दिया जाता है जो वास्तव में उन अंशों के लिए अधिकृत नहीं होता, उनके नाम से ये अंश भेज दिए जाते हैं और वास्तविक जो अधिकारी व्यक्ति होता है, वास्तविक निवेशक होता है, उनके पक्ष में ये हस्तांतरित नहीं होते। अगली कंडीशन है ब्रोकर द्वारा जारी चेक का अनादरित हो जाना। ब्रोकर जो चेक जारी करता है वह बैंकों में अनादरित हो जाता है, उस पर भुगतान प्राप्त नहीं होता, तो ऐसी दशाओं में भी उपभोक्ता फोरम में क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत किया जाता है। ब्रोकर द्वारा क्लाइंट को शेयर की सुपुर्दगी करने में देरी कर दी जाती है, निश्चित समय में नहीं दी जाती। कंपनी द्वारा लाभांश गलत पते पर भेज दिया जाता है, पिन कोड नंबर वगैरह में त्रुटि हो जाती है जिसके चलते वह दूसरे पते पर पहुंच जाता है। कंपनी के द्वारा अंशों के खो जाने पर और यूटीआई द्वारा यूनिट्स प्रमाण पत्र जारी करने में देरी होने पर। तो ये ए से लेकर एम तक की दशाएं हैं जहां पर उपभोक्ता को जो निवेशक है उसको क्षतिपूर्ति के लिए व्यवस्था की गई है। अब जो उपभोक्ता फोरम की व्यवस्था है वह त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पहला तो इसमें आता है प्रत्येक जिले में राज्य सरकार के द्वारा स्थापित उपभोक्ता फोरम। राज्य सरकार जो है वह अपने निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए या निवेशकों को होने वाली हानि से बचाने के लिए अपने प्रत्येक जिले पर एक उपभोक्ता फोरम का गठन किया है जिसको हम जिला उपभोक्ता फोरम कहते हैं, और एक निवेशक यहाँ पर भी क्षतिपूर्ति के लिए अपना वाद प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा इसका है राज्य स्तरीय, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इसमें कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन की स्थापना की गई है। तीसरी इनसे उच्च स्तर की होती है अखिल भारत स्तरीय कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो यहाँ पर जो अखिल भारतीय स्तर के कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है वहाँ नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से
जो फोरम है उसके माध्यम से 3 प्रकार से यानी 3 स्तर पर निवेशकों के हितों की रक्षा की जाती है। राज्य के जिले के स्तर पर, दूसरा राज्य के स्तर पर और तीसरा अखिल भारतीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर। इन तीनों स्तर पर उपभोक्ता फोरम गठित है। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर क्षतिपूर्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आवेदन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में ये स्पष्ट किया गया है कि कौन से मामले या कितने रुपए तक के मामले हैं वो किस फोरम में जाए, जिले में या राज्य स्तरीय में या अखिल भारतीय स्तरीय में। तो जिला स्तरीय फोरम के लिए यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है कि 20 लाख रुपए से कम मूल्य के जो भी दावे हैं वो जिला फोरम में किए जाएंगे। यहाँ पर असंतुष्ट पक्षकार का निवास है या व्यापार स्थान है या जहाँ केस ऑफ एक्शन प्रकट हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जिला का जो फोरम है वह 20 लाख रुपए से कम मूल्य के दावे को क्षतिपूर्ति के लिए स्वीकृत करती है और उस पर अपना निर्णय लेती है। अब आते हैं राज्य आयोग। तो राज्य आयोग है जो राज्य स्तर पर गठित होता है। वहाँ पर निवेशक 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के दावे को प्रस्तुत कर सकता है क्षतिपूर्ति के लिए। यानी ये वे दावे होते हैं जो क्षतिपूर्ति के लिए राज्य स्तरीय आयोग में या राज्य आयोग में प्रस्तुत किए जाते हैं। शर्त ये है कि यहाँ इसकी सीमा 20 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए तथा 1 करोड़ रुपए तक या उससे कम होनी चाहिए, तभी राज्य आयोग ऐसे प्रकरण की सुनवाई कर सकता है और क्षतिपूर्ति के लिए अपना आदेश जारी कर सकता है। अब आते हैं तीसरे स्तर राष्ट्रीय आयोग पर। तो राष्ट्रीय आयोग जो होता है वहाँ पर भी क्षतिपूर्ति के लिए निवेशक वाद प्रस्तुत कर सकता है, अपना आवेदन दर्ज करा सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि उसको जो क्षतिपूर्ति हुई है उसकी राशि 1 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक का होनी चाहिए। यानी 1 करोड़ रुपए मूल्य से कम की क्षतिपूर्ति अगर हो तो वह राष्ट्रीय आयोग में न जाकर राज्य आयोग में जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आयोग में जाने के लिए क्षतिपूर्ति की जो राशि है वह 1 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि इस फोरम में कौन आवेदन कर सकता है। तो ये 4 प्रकार के निवेशक हैं जो यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं। पहली स्थिति में एक अंशधारी जिसने किसी भी कंपनी का अंश लिया हुआ है वह वास्तविक स्वामी होता है कंपनी का। तो ये अंशधारी अपने दावे के लिए यानी क्षतिपूर्ति के दावे के लिए जैसी भी स्थिति हो, 20 लाख रुपए से कम हो तो जिला फोरम पर, और 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का हो तो राज्य आयोग पर, और 1 करोड़ रुपए से अधिक हो तो राष्ट्रीय आयोग पर क्षतिपूर्ति के लिए अपना आवेदन दे सकता है। दूसरे इसमें निवेशक आते हैं मान्यता प्राप्त निवेशक या एसोसिएशन। निवेशकों के कई एसोसिएशन होते हैं और एसोसिएशन के माध्यम से अगर वे कंपनी में निवेश करते हैं तो ये निवेशक भी जैसी भी स्थिति होगी जिला, राज्य या राष्ट्रीय आयोग में अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। तीसरा है कोई भी अंशधारी तथा एक से अधिक की समान शिकायत हो, यानी समान प्रकार की शिकायत रखने वाले कोई भी अंशधारी यहाँ पर इन तीनों फोरम में से किसी पर अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र या राज्य सरकार भी अगर निवेशक की स्थिति में है तो वह भी इस फोरम में आवेदन दे सकते हैं। अब यह है कि किस प्रकार से आवेदन किया जाए। तो शिकायतकर्ता के द्वारा एक सादे कागज़ पर तथ्य प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें महत्वपूर्ण बातों का विवरण होगा, जैसे कि शिकायतकर्ता का नाम, पता, अन्य विवरण, आरोपी पक्षकार का नाम, पता, अन्य विवरण, शिकायत का विवरण या जिसके कारण से शिकायत उदय हुआ हो उन कारणों को स्पष्ट किया जाना। फिर शिकायत के संबंध में साक्ष्य तथा अन्य प्रपत्र जिससे शिकायत सिद्ध हो सके
और अंत में उपचार का विवरण भी देना होता है जिसके संबंध में दावा किया गया है। अब आता है प्रविवरण में प्रगटीकरण। तो प्रविवरण में कौन कौन सी बातों को जाहिर किया जाता है उसके संबंध में है कि परियोजना की समीक्षा। प्रविवरण में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि परियोजना की समीक्षा किस एजेंसी द्वारा और किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई है। तो सामान्य रूप से यहाँ पर निम्न बातों को जाहिर किया जाता है: अपनाई जाने वाली तकनीकी ज्ञान की उपादेयता, उत्पाद की बाजार संभावना, आयात प्रतियोगिता की संभावना, प्रबंधकीय दक्षता, निकट भविष्य से संबंधित पूर्वानुमान। फिर आता है अन्य आय का खुलासा। यदि घोषित अनुमानित आय अन्य आय कुल आय के 10% से अधिक है तो उदय के स्रोत तथा उसकी निरंतरता की प्रकृति आदि के बारे में जानकारी देना चाहिए। फिर स्थापित क्षमता का प्रयोग। विद्यमान कंपनी की दशा में विगत 3 वर्षों में स्थापित क्षमता के उपयोग से संबंधित जानकारी, साथ ही भविष्य में उत्पादन क्षमता के उपयोग का तर्कसंगत पूर्वानुमान दिया जाना चाहिए। यानी यह पूर्वानुमान विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रतिकूल घटनाओं का भी इसमें उल्लेख कर देनी चाहिए, जैसे कि लाइसेंस समाप्ति, काम में कोई अड़चन हो, औद्योगिक अशांति, कच्चे माल की पूर्ति में बाधा, प्रदूषण समस्या आदि का उल्लेख स्पष्ट रूप से इस प्रविवरण में होनी चाहिए। जोखिम के बारे में भी बतला दिया जाना चाहिए, जैसे कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा एक जोखिम है, उत्पादन के विपणन में जो बाधाएं आ रही है उसके बारे में, परियोजना की पूर्णता में अगर लागत वृद्धि हो गया, समय में देरी हो गया तो उसके चलते भी यहाँ पर इन बातों को लिख देनी चाहिए। विदेशी विनिमय की दर में अगर परिवर्तन आ रहा है तो उसके कारणों को भी या उससे होने वाले प्रभावों को भी बतलाया जाना चाहिए। प्रबंधकों की क्षमता का भी समीक्षा किया जाना चाहिए और विभिन्न लंबित स्वीकृतियाँ और अनुमोदन के बारे में भी बतलाया जाना चाहिए। उच्च प्रबंध स्तर पर अगर कोई परिवर्तन हो रहा है इसके बारे में भी प्रगटीकरण किया जाना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज के मूल्यों का उल्लेख होना चाहिए। निवेशक शिकायत निवारण व्यवस्था, निवेशकों के शिकायत के लिए यानी उनके निवारण करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अगर निवेशकों को कोई समस्या होती है तो निराकरण के लिए क्या उपाय उनको उपलब्ध हैं, कौन कौन से उपचार उन्हें प्राप्त हैं, इनका भी उल्लेख प्रविवरण में होनी चाहिए। अतिरिक्त अनिवार्य प्रगटीकरण, ऊपर बतलाए गए के अतिरिक्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि प्रकट किया जाना आवश्यक है, जैसे यदि निर्गमन किसी विद्यमान इकाई के अधिग्रहण के उद्देश्य वित्त पूर्ति हेतु वित्त प्राप्त करने से संबंधित हो तो इस अधिग्रहण की वर्तमान लाभदायकता पर पड़ने वाले प्रभाव का भी उल्लेख होना चाहिए। प्रवर्तकों के द्वारा अपने ग्रुप की अन्य कंपनियों के क्रियाकलापों का भूतकालीन विवरण के साथ उनकी उच्च व्यापारिक नीतियों एवं परंपराओं के पालन का भी खुलासा आवश्यक है। अभिगोपक द्वारा संभावित दायित्व के निर्वहन के संबंध में उनकी आर्थिक क्षमता तथा सक्षमता की पुष्टि संचालकों को भी करनी होगी। प्रतिभूति को दी गई क्रेडिट रेटिंग की श्रेणी तथा एजेंसी का उल्लेख होना चाहिए। तो इस प्रकार से सारे महत्वपूर्ण बात प्रविवरण में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए।